व्हाट्स गुड यू गाइस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कैवल शाह और आज हम यहाँ पे ये कोशिश करने वाले हैं कि जो नए चेंजेस हो रहे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी कि 1/4/2019 से जो आप सभी को अप्लाई होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है, जो होता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो हर एक पर्सन की लाइफ के अंदर प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं अटैच्ड होता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप वो एक बायर या तो फिर आप वो एक बिल्डर या तो फिर आप वो एक प्रोफेशनल, तो जो भी चेंजेस जो जीएसटी के अंदर होने वाले 1/4/2019 से लेके किस तरीके से वो आपके लाइफ में अफेक्ट होने वाले। अगर आप प्लान कर रहे हो अपना प्रॉपर्टी परचेस करने का, तो कैसे आप अपना प्लानिंग कर पाओगे कि आपको प्रॉपर्टी आज परचेस करना है या तो फिर आप प्रॉपर्टी परचेस करोगे 1/4/2019 से। ये हम इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि 1/4/2019 यानी कि जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर सारे जीएसटी के रेट्स चेंज हो जाने वाले हैं। तो कैसे आप अपना प्रॉपर्टी प्लानिंग प्रॉपर्टी परचेस का प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप एक बिल्डर, तो आपके लिए भी ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, या तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या तो आप नया प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट करने वाले हो उसके अंदर कैसे आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आप एक प्रोफेशनल, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो फिर आप एक आर्टिकल असिस्टेंट, तो आपके लिए भी ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हमें गाइड करने वाले सीए जैनम शाह, अहमदाबाद के मोस्ट और वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जीएसटी के फील्ड के अंदर, उसमें भी बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो अपने सारे क्लाइंट्स को अच्छे से गाइड कर चुके हैं कि कैसे वो अपने सारे जो जीएसटी के कैलकुलेशंस करने हैं, जो भी अपना कैरी फॉरवर्ड का प्लानिंग करना है, टैक्स क्रेडिट का, क्योंकि ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जो लास्ट मीटिंग में हुए वो काफी सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस हुए हैं। So how is you doing, guys? In today's video, we will be talking about top 5 changes that will be applicable with respect to GST in real estate sector. And to guide us on this topic, we will be having CA Jainam Shah. So Jainam, what is your take on this recent council meeting that has been held just last week? And what are those changes that each and every person should take note of? First of all, thank you Kaival Shah for having me here. तो जैसे कि आप सब जानते हो कि जीएसटी इन रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा है। पहले सर्विस टैक्स में अबेटमेंट मिल रहा था, तो एक ही रेट पे वो लोग को टैक्स भरना रहता था। पर अभी जब से जीएसटी आया है तब से गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द रेट एट द रेट 12% एंड द बिल्डर कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पहले सर्विस टैक्स रिजिम में नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट का ये जो बेनिफिट दिया हुआ है वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइजेस जो बाहर चल रहे हैं अभी वो कम हो। पर जैसे कि अभी 1-1.5 साल हो गया है जीएसटी रेजिम में, तो वैसा कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं है। तो उसी के हिसाब से जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि जो भी रेट्स अभी आएंगे, दैट इज़ 1% फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग, that is without ITC, and other than affordable housing 5% that is without ITC। तो गवर्नमेंट ने अभी वही शुरू कर दिया है कि जो बेनिफिट बिल्डर्स पास ऑन नहीं कर पाते थे, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल प्राइस बढ़ गई थी बिल्डिंग्स की, तो वो कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और वो 34th काउंसिल मीटिंग में हेल्ड किया हुआ है। Alright, so without wasting any of the time, let's move directly on to point-wise discussion that each and every person must know about these recent changes with respect to real estate sector, and that too specifically with respect to goods and service tax। तो पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कौन से रेट्स है, जो सारे नए रेट्स जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किए, तो किस तरीके से वो नए रेट्स अप्लाई होने वाले विथ रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो जैनम, सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन करिए कि अगर वो नया प्रॉपर्टी परचेस करने जाने वाले हैं तो अब कौन से रेट्स अप्लाई होंगे, कि उनको कितना टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, और अगर बिल्डर है तो उसको कितना टैक्स रेट चार्ज करना पड़ेगा अपने बायर के पास से। तो अभी जो नया रिसेंट काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें एक ही डिसीजन हुआ है कि जो रेट्स आए 1% और 5% वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए है। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जब अगर उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर कुछ कॉम्प्लेक्स या वैसे ही तरीके से मिक्स हो, तो उसके लिए एक प्रोविज़न रखा हुआ है इन लोगों ने सर्क्यूलर में। वो जो अलाउंस दिया हुआ है वो हम बाद में इस वीडियो में आप देखेंगे, वो भी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, वो है कि ये जो रेट्स है सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के लिए। ऑलराइट, तो ये मैं यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी बायर्स है उनके लिए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रोविज़न है कि अगर जब तक वो लोग अगर
पुराने टाइम में अगर वो परचेस करने जा रहे हैं जब प्रॉपर्टी, तो उनको वहाँ पे 12% टैक्स रेट पे करना पड़ेगा, जिसकी जगह अब उनको सिर्फ 5% टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर वो प्रोजेक्ट को अगर वो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में कवर कर लेते हैं, अगर कोई बिल्डर है जो अच्छे से प्लानिंग करता है और वो प्रोजेक्ट को उसको अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन के अंदर कवर कर देता है, तो उसको 8% की जगह पे सिर्फ 1%, सिर्फ 1% टैक्स पे करके अपना वो प्रॉपर्टी परचेस कर सकता है। तो जैनब, सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग का मीनिंग क्या होता है जीएसटी के अंदर, किसको बोलेंगे हम एक्चुअली में अफोर्डेबल हाउसिंग जिसके अंदर 1% टैक्स रेट अप्लाई होगा, कैसे हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके कि जिस तरीके से कि जिससे ये सारे बिल्डर्स जो भी है रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनको ये बेनिफिट उठा सके। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अफोर्डेबल हाउसिंग? राइट, द अफोर्डेबल हाउसिंग मीन्स द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और फ्लैट having carpet area up to 90 square meters in non-metropolitan cities or 60 square meter of carpet area in metropolitan cities having total value of 45 lakhs, तो उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर वो 45 लाख से नीचे है और वो उसका जो टोटल कारपेट एरिया प्रॉपर्टी का है वो 60 स्क्वायर मीटर या तो 90 स्क्वायर मीटर, जो भी मेट्रोपॉलिटन हो तो उस हिसाब से और नॉन मेट्रोपॉलिटन हो तो उस हिसाब से, तो ये दोनों कंडीशन को अगर वो बिल्डर सेटिस्फाई कर देता है तो बायर को यहाँ पे सिर्फ 1% टैक्स रेट पे करना है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल प्रोविजन होगा, आई थिंक सो। और अब आप हमें ये समझिए कि 45 लाख का जो वैल्यू है वो हमें कैसे डिराइव करना है, कि उसमें जो बाकी सारे सर्विस चार्ज है वो सब होता है, तो हमें उसका कंसिडरेशन इसमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना है? जनरली अगर बिल्डर सेक्टर में अपन देखें तो वहाँ पे जो सेल वैल्यू होती है उसमें कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जैसे कि सर्विस कंसिडरेशन फॉर द सोसाइटीज़, मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, डिपॉजिट्स, ये सब अंदर इंक्लूड होते हैं। बट अभी जो 45 लाख का कैलकुलेशन करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ कोर सेल वैल्यू अपन को देखनी है। कोर सेल वैल्यू डज नॉट इंक्लूड एनी मेंटेनेंस चार्जेस, एनी डिपॉजिट that will be go into the society or any service charge collected by the builder on behalf of the society. Alright, so it means that जो भी प्रॉपर्टी का दस्तावेज वैल्यू होगा, जो भी जितने का वो सेल डीड बनेगा उसका 45 लाख का जो वैल्यू वो उससे अगर कम होता है, अगर वो 45 लाख से कम होता है तो कारपेट एरिया भी 60 या 90 से कम होता है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो यहाँ पे बायर को सिर्फ 1% टैक्स रेट पे करना होगा। और जैसे साथ ही साथ हमें ये काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स के और वो क्वेरीज आते हैं कि अगर कोई डिमांड नोटिस वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमें पता होगा कि जीएसटी के अंदर सीएस को बेसिकली पता होगा कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 जिसके अंदर दिया गया है कि हमें अग्रीमेंट टू सेल अगर हो गया तो डिमांड नोटिस इशू कर देना है। तो उस सिनेरियो में जीएसटी का रेट कैसे अप्लीकेबल होगा, कि अगर डिमांड नोटिस का डेट आ रहा है 31 मार्च से पहले का, तो उस हिसाब से उसमें जीएसटी कैसे अप्लाई होगा? देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका जो डिमांड नोटिस है तो डिमांड नोटिस उसको माइलस्टोन बोलते हैं बिल्डर लॉबी में। तो माइलस्टोन आपका अगर हिट हो जाता है बिफोर 31 मार्च तो उसका जीएसटी आपको ओल्ड टैक्स रेट्स के हिसाब से ही भरना रहेगा। और ऐसा आप कुछ प्लान नहीं कर सकते कि उसका भले ही माइलस्टोन हिट हो गया है, पर अगर आप पेमेंट आफ्टर 1/4/2019 कर रहे हैं तो भी आपको मतलब जो टैक्स रेट होगा वो पुराना जीएसटी के हिसाब से भरना पड़ेगा। Alright, so now we are very clear that very beneficial provision has been introduced by government in which rates has been reduced from 12 and 8% to 5 and 1%. So this takes me to point number 2, in which we will be discussing what are the conditions that would be needed to be satisfied to avail this tax benefit of 5% and 1%. तो जैनब, आप हमें यहाँ पे ये समझाइए कि जो कंडीशंस काउंसिल ने बोले, जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर आपको ये नए लॉ के अंदर आपको जाना है तो आपको मैंडेटरी यहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो कौन से वो कंडीशंस है जो बिल्डर को सेटिस्फाई करना होगा मैंडेटरीली? सो व्हाट आर दोस कंडीशंस? जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ और सिर्फ अभी बिल्डर रिलेटेड है कि बिल्डर अगर जो वो परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल हो या फिर कोई सर्विसेज ले रहा है लेबर से, तो उसके रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल ने कुछ कंडीशंस दी हुई है। जो कंडीशन है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 80% ऑफ योर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट दैट इंक्लूड्स मटेरियल, लेबर और एनी अदर प्रोफेशनल सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू आर टेकिंग फॉर योर प्रोजेक्ट। तो 80% of your total project cost must be you must receive the supplies from the registered dealers.
ओके, तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर जो भी बिल्डर है उसको यहाँ पे ये तो हमें हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा कि जो भी उसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो रहा है, अगर वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उसका 80 करोड़ का परचेस तो जीएसटी वाले बंदे से ही होना चाहिए। तो सपोज अगर कोई बिल्डर है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, शायद अगर कोई भी रीजन बिंग हो, अगर परचेस कर रहा है अपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और अगर ये 80% का कंडीशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर पाता, सो हाउ ही कैन प्लान, सो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू दैट बिल्डर, कैन यू प्लीज गाइड ऑन दैट? तो इसको अपन एक एग्जांपल के साथ थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। तो लेट्स से कि एक बिल्डर का एक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 100 करोड़, ठीक है। तो उसमें से उसका एलिजिबल मतलब जो कंडीशन है उसके हिसाब से 80 करोड़ का रजिस्टर्ड डीलर्स के पास से परचेजेस करना है, जो भी हो इनपुट और इनपुट सर्विसेज, ठीक है। पर उसने किया है सिर्फ परचेजेस ऑफ 70 करोड़ फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, तो यहाँ पे 10 करोड़ का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो जीएसटी काउंसिल हैज डिसाइडेड कि आपको उसका प्रोपोर्शनेटली रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको आरसीएम में जीएसटी भरना रहेगा। तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल ले कि 10 करोड़, तो 10 करोड़ में से अभी अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनपुट कौन सा है और इनपुट सर्विसेज क्या है, और उसके भी अलग अलग रेट्स है। जैसे कि सीमेंट्स में 28% है, स्टील में 18% है, प्रोफेशनल सर्विसेज और लेबर चार्जेस में 18% है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ में से 4 करोड़ इज फॉर सीमेंट एंड 6 करोड़ इज फॉर अदर सर्विसेज विच फॉल्स अंडर 18% टैक्स स्लैब रेट, तो ठीक है, उसमें 6 करोड़ भी जो अपना 4 करोड़ होगा तो उस पर 28% के हिसाब से जीएसटी आरसीएम में बनना रहेगा, और 6 करोड़ है तो उसमें 18% के हिसाब से आरसीएम बनना रहेगा। ऑलराइट, सो इट मींस दैट अगर कोई भी बिल्डर है जो 80% का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसके अंदर उसको कोई इश्यू नहीं होगा। उसको वहाँ पे सिर्फ ये ध्यान में रखना जरूरी होगा कि जितना भी परसेंट शॉर्टफॉल हो उसके अंदर उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर खुद को जाके कैश में गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देना है, और जैसे ही वो जीएसटी पे करेगा उसको उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट उसको यहाँ पे ये ध्यान में रखना जरूरी होगा कि जैसे आपने बोला कि रिवर्स वर्किंग का कॉन्सेप्ट, तो जो भी अगर वो सीमेंट का जितना प्रोपोर्शनेट आता है तो उसके अंदर उसको 28% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो प्रोफेशनल सर्विस है तो उसके अंदर वो 18% टैक्स भी पे कर सकता है। Alright, so this takes us to discussion about point number 3. तो जैनम, अब आप हमें ये समझाइए कि हमने यहाँ पे बात कर ली पॉइंट नंबर 1 और 2 के अंदर जो चेंजेस एप्लीकेबल होने वाले 1/4/2019 से, वो भी फॉर द पर्पस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, कि जो भी बिल्डर है वो अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है तो उसके अंदर कैसे जीएसटी अप्लाई होने वाला है। तो ये तो हमने समझ लिया, बट काफ़ी सारे बिल्डर्स के दिमाग में ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, तो उसके अंदर जीएसटी का इम्प्लीकेशन कैसे होगा, कैसे ये जो नए रेट्स आए उसको यहाँ पे हम लोग ड्रिल कर सकते हैं। तो इससे पहले अपन को समझना है कि व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, यहाँ पे समझना जरूरी है। तो जीएसटी के अंदर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का भी एक स्पेशल डेफिनेशन दिया गया हुआ है। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव बीन स्टार्टेड एंड सेकंड इज बुकिंग मस्ट हैव बीन रिसीव्ड। तो अगर अपन कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव बीन स्टार्टेड, तो वो ऐसा है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। तो अगर अपन आगे भी देखें तो कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव बीन स्टार्टेड वो कैसे डिसाइड होगा, तो कई स्टेट में अलग अलग होता है कि कई स्टेट में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट इशू होता है, कई स्टेट में रजा चिट्ठी बोलते हैं। तो जब भी जिस डेट पे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और रजा चिट्ठी मिलेगी तो वही कमेंसमेंट डेट हो जाएगी आपके लिए, वो फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मस्ट हैव बीन स्टार्टेड। तो ये तो हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट कि उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए, और वो हम कैसे समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट अगर उसको मिल गया तो उसका ये पहला कंडीशन टिक मार्क हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब आप हमें ये समझाइए कि जो दूसरा कंडीशन है कि रिसिट मस्ट बुकिंग मस्ट हैव बीन स्टार्टेड, तो ये हम कैसे बिल्डर पता लगा पाएगा कि उसका बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, तो कैसे वो जस्टिफाई कर पाएगा डिपार्टमेंट को कि दैट आई हैड स्टार्टेड रिसीविंग द बुकिंग? तो बुकिंग के लिए भी यहाँ पे 2 चीज़ है। तो दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तो ऐसा हो जाएगा कि द बिल्डर हैज स्टार्टेड टू रिसीव बुकिंग अमाउंट। तो इसमें कंडीशन पहली ये है कि बुकिंग मतलब जो भी कलेक्शन अमाउंट होगा वो कस्टमर से रिसीव हो गया है। और दूसरा जो है कंडीशन वो है कि बिल्डर ने एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर दिया है प्रोजेक्ट के लिए, दैट it invites customer for the purpose of his project. Alright, so it's offer for sale.
So when a builder makes advertising in any of the newspaper or anywhere, so it means that the booking has already started. भले चाहे यहाँ पे बिल्डर ने अपना रिसिप्ट बुक से कोई भी एक रिसिप्ट इशू ना किया हो, पर अगर उसने एडवर्टाइजिंग दे दिया है तो he can justify and he can satisfy that the booking also has been started. So it means that जब भी ये बिल्डर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो it would be covered in the definition of ongoing project. तो ये कहलाएगा हमारा ongoing project. तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये तो हुआ डेफिनेशन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, बट हमने जो लेटेस्ट सर्कुलर देखा जो जीएसटी डिपार्टमेंट इशू किया उसके अंदर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप हमें अब ये समझाइए कि कौन से वो 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे बिल्डर के लिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे बिल्डर को कोई भी एक ऑप्शन को चूज करना रहेगा कि वो कंटिन्यू करना चाह रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में, या फिर ये जो न्यू रेट्स जीएसटी काउंसिल ने डिटरमाइन किए हैं, जो पब्लिश किए हैं, उसमें वो ऑप्शन अवेल करना चाह रहा है। तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी काउंसिल ने प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि वो लोग जीएसटी पोर्टल पर एक गाइडलाइन इशू करेंगे और बिल्डर मस्ट हैव बीन बिल्डर को उसमें अवेल करना है, वो ऑप्शन को वो सिलेक्ट कर पाएगा। और उसमें ये भी कहा गया था कि अगर बिल्डर को एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर वो प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, तो अगर वो ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाता तो डेफिनेटली वो कोई एक ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो बिल्डर को यहाँ पे ये ध्यान में रखना जरूरी होगा कि जैसे वो गाइडलाइन इशू होता है तो यू नीड टू बी वेरी अपडेटेड एंड अवेयर। आपको यहाँ पे ये जरूरी नहीं होगा कि आपने ये सर्कुलर पढ़ लिया, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो ही आप वो प्रॉपर ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। और यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए गए उसमें ये बताया गया कि अगर वो ओल्ड ऑप्शन में जाता है तो वो अपना जो पुराना रेट से 8%, 12% और उसमें साथ ही साथ उसको कंटिन्यू कर पाएगा अगर वो ये सारे डेफिनेशन को मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर वो ऑनगोइंग का डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देता है और जीएसटी के पोर्टल पे जाके वो ऑनगोइंग का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर पाता है, तो उसको जो पुराना रेट से 8% और 12% विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकता है। और उसके पास यहाँ पे दूसरा ये भी ऑप्शन रहेगा कि अगर वो न्यू रेट्स में जाना चाहता है तो भी वो जा सकता है, जस्ट विद द कंडीशन कि उसको पोर्टल पे जाके अपना न्यू रेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। Alright, so let's move on to point number 4 in which we would be talking about the transitional credit provision for the ongoing project. तो जैनब अब आप हमें ये समझाइए कि जो ongoing project ऑलरेडी चल रहे हैं तो उसके अंदर अगर वो न्यू रेट्स के अंदर जाता है तो कैसे वो अपने ट्रांजिशनल क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड करेगा, कैसे उसका वर्किंग करेगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी होगा? यहाँ पे अगर बिल्डर नए रेट के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उसको वो सिर्फ और सिर्फ प्रपोज नेट क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा। तो प्रपोज नेट क्रेडिट का वर्किंग आपका मतलब जो कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है, जो नंबर ऑफ बुकिंग यू हैव रिसीव्ड एंड नंबर ऑफ इनवॉइसिंग यू हैव रेज्ड, उसके बेसिस पे पूरा वर्किंग होगा कि आप कितने प्रपोज नेट क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे बिल्डर को ये समझना जरूरी होगा कि जो भी अगर वो नए रेट में जाता है 1% और 5% तो उसके अंदर वो पूरा अपना क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। उसको यहाँ पे पूरा वर्किंग करना होगा, डिटेल्ड वर्किंग जो आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हो, जो एक कॉम्प्लेक्स वर्किंग बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग है जिसके अंदर सारे फैक्टर्स को जैसे आपने बताया कि कितना % कंप्लीट हो चुका है, कितना बुकिंग ऑलरेडी मिल चुका है और कितना इनवॉइसिंग ऑलरेडी हो चुका है, तो इस सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके वो वर्किंग करना होगा और उस वर्किंग के हिसाब से उसको डिटरमाइन करना होगा कि कितना क्रेडिट एलिजिबल होगा। तो उसमें से कुछ क्रेडिट उसको लैप्स कर देना होगा और कुछ क्रेडिट को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ऑलराइट, सो दिस टेक्स अस टू आल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉइंट नंबर 5 वेरिन हमने ये सर्कुलर में एक चीज देखा था कि उसमें कुछ दिया गया है कमर्शियल स्पेस के कंसिडरेशन को कि तो वो क्या है, वो 15% कमर्शियल प्रॉपर्टी का पॉइंट आप हमें ये भी समझाइए कि उसमें कुछ दिया गया था कि अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होता है तो आप उसको कैसे रेसिडेंशियल के रेट के अंदर बेनिफिट उठा सकते हो, जब अपने क्लाइंट को यूजुअली सजेस्ट करते हो। कई बार बिल्डिंग लॉबी में ऐसा भी होता है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कमर्शियल स्पेसेस भी कंस्ट्रक्ट होते हैं जो यूजुअली ग्राउंड फ्लोर्स पे होता है, शॉप्स और ये सब। यस, तो इसमें जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है कि टोटल आपका जो प्रोजेक्ट का एरिया होगा दैट इज कारपेट एरिया, टोटल कारपेट एरिया का 15% एरिया आप कमर्शियल स्पेसेस के लिए यूज कर सकते हो। और अगर 15% क्राइटेरिया आप लोगों ने मैच कर लिया तो जो रेट अफोर्डेबल हाउसिंग और जो 5% का बेनिफिट दिया है विदाउट आईटीसी, वही रेट कमर्शियल स्पेसेस के लिए भी अवेलेबल होगा। ऑलराइट, सो इट मींस दैट जो भी टोटल प्रोजेक्ट का एरिया होगा उसमें से अगर वो बिल्डर कमर्शियल का जो भी दो होता है, एक होता है रेसिडेंशियल और एक होता है कमर्शियल, तो अगर वो कमर्शियल का एरिया अगर वो प्लानिंग कर देता है स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले अगर उसको 15% से नीचे कर देता है
तो कमर्शियल का रेट वैसे तो 12% है, पर जैसे कि आपने बताया कि उस रेट को 12% की जगह पे वो 5% का भी बेनिफिट उठा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में रेजिडेंशियल के लिए 1% टैक्स रेट है विदाउट आईटीसी, पर कमर्शियल स्पेसेस के लिए 5% रेट ही रहेगा, दैट टू विदाउट आईटीसी। ऑलराइट, सो इट मींस दैट अगर रेजिडेंशियल होगा जो होगा अफोर्डेबल का, तो जिसमें 1% अप्लाई होगा, और जो कमर्शियल होगा जिसमें 12%, तो उसकी जगह पे वो शिफ्ट होके लोअर रेट तक 5% तक आ पाएगा, बट 1% विल नॉट बी एप्लीकेबल। ऑलराइट, सो इट वुड बी वेरी गुड प्लानिंग कि अगर वो बिल्डर पहले से अपने सीए के पास जाके प्लानिंग कर लेता है तो वो 12% की जगह पे 5% पे इजीली शिफ्ट हो सकता है। Alright, so I think all the complex provisions must have been covered in today's video. So this was all for the day. You need to be prepared, you need to be aware about all those changes that has been made by the GST department, and that would be applicable to each and everyone. Might he be builder, might he be buyer. यहाँ पे buyer को भी ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो प्रॉपर्टी परचेस करने जाता है तो कैसे, अगर उसके पास नॉलेज होगा तो बिल्डर से डील अच्छे से कर पाएगा, और प्रोफेशनल्स को तो डेफिनेटली ये समझना ज़रूरी था कि जीएसटी के अंदर पहले से इतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस थे। सो रियली ग्रेट थैंक्स टू यू जैनम फॉर गाइडिंग ऑन दिस प्रोविजंस इन अ वेरी सिंपल मैनर। ऑलराइट, so this is all for the day. You do write back to us how you like today's video, and until next time guys, see you there.